नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल अस्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास के चैप्टर को चालू किया था और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे सेंटर ऑफ मास होता क्या है, दो पार्टिकल हैं उनका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं और बहुत सारे पार्टिकल एक फिक्स ओरिजिन से रखे हुए हैं तो उनका सेंटर ऑफ मास हम कैसे निकालते हैं और इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन हमने देखा था। आज के सेशन में कोई कंटीन्यूअस बॉडी है, उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, उसी के बारे में आज स्टडी करेंगे और उसके एप्लीकेशन पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेक्चर चालू करते हैं। तो चलो आज का टॉपिक का नाम है सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटीन्यूअस बॉडीज। सबसे पहले समझते हैं कि कंटीन्यूअस बॉडीज होती क्या है। अगर आपको याद होगा जो हमने कल लेक्चर स्टडी किया था उसमें क्या होते थे, अलग-अलग पार्टिकल होते जैसे M1 हुआ, M2 हुआ, मानो M3 हुआ, अलग-अलग मास होते थे जो कुछ दूरी पर एक कॉमन पॉइंट से रखे रहते थे। फिर हमसे पूछता था कि इन सब का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा। इसको हमने पिछले लेक्चर में निकालना सीख लिया था। अब कंटीन्यूअस बॉडी में क्या होगा, जैसे आप सभी ने रॉड देखा होगा ना, कोई बार हुआ या रॉड हुआ, तो चलो मान लेते हैं एक रॉड है, ठीक? इसका मास है m, जो मास m है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इस जो रॉड है इसका लेंथ है कैपिटल L। अब आपको निकालना है कि इस पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा। इसको आप कैसे निकालोगे उसी को आइडेंटिफाई करना है। तो चलो एक का प्रोसीजर समझ लेते हैं और इसके बाद जो दो डायमेंशन पता होंगे उसी के एप्लीकेशन पे लिख लेंगे। तो चलो यहाँ जो मैंने माना है इसको लिख देता हूँ। तो मैंने क्या माना है, लेट द टोटल मास ऑफ द बॉडी m, यहाँ क्या माने हैं, लेट द टोटल मास ऑफ बॉडी m। देखो स्टार्टिंग है, ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिए। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया सारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। और इसका लेंथ कितना है, लेंथ l, और मान लेते हैं जो इसकी डेंसिटी है, एंड डेंसिटी, डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो, ठीक? ये हमको दिया हुआ है, इतना हमें पता चल गया। अब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि इसका सेंटर ऑफ मास किस पॉइंट पे होगा, उसको निकालना है। अब चलो इसको हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रिप लेते हैं, ठीक? यहाँ पे एक छोटू सा स्ट्रिप लेते हैं, ये देख रहे हो ना, और यहाँ से ओरिजिन बना देते हैं। ये फिक्स पॉइंट मान देते हैं। यहाँ से x दूरी पर, यहाँ से जो इसकी दूरी है वो कितनी है, x। देखो जब भी कोई बड़ी चीज हो उसको हम कैसे निकालते थे, पहले एक छोटे से पार्ट में ब्रेक कर देते थे और जो ये विड्थ हमने लिया है इस विड्थ की लंबाई कितनी है, dx मान देते हैं, ठीक? हमने जो एल लेंथ का मास था उस पे x दूरी पर एक छोटा सा एलिमेंट dx ले लिया है, समझ गए? अब अगर आपको किसी तरह इस पॉइंट पे मास पता चल जाए तो हम फार्मूला लगा के पूरा इंटीग्रेशन करके निकाल लेंगे कि नहीं, आराम से निकाल लेंगे। तो चलो आगे लिखते हैं। आगे क्या था, मान लेता हूं इसका जो ब्रेड्थ है रॉड का, ये जूम ब्रेड्थ ऑफ रॉड, assume breadth of rod is negligible। जो इसका चौड़ाई है जिसको हिंदी में बोलते हैं, मान लेते हैं वो नेग्लिजिबल है, मतलब बहुत ही छोटा है, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब मान लेता हूं यहाँ पे जो हमने माना है, क्या माना है, कंसीडर है स्मॉल एलिमेंट, कंसीडर स्मॉल एलिमेंट। देखो क्वेश्चन को ऐसे ही करना है सारा अप्रोच, इसको अच्छे से समझ लीजिए कि कैसे अप्रोच लगाना है। कंसीडर स्मॉल एलिमेंट ऑफ dx फ्रॉम डिस्टेंस x। देखो x से dx को x दूरी पर हमने एक एलिमेंट मान लिया है। कंसीडर स्मॉल एलिमेंट ऑफ dx फ्रॉम, और जे कितने दूरी पे हमने लिया है, x दूरी पर, ठीक? अब इसका कुछ ना कुछ मास होगा कि नहीं, इस पार्ट का। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि इस पूरे बार का यूनिट मास कितना है। अब यूनिट मास आप कैसे निकालोगे, अगर पूरे रॉड का मास है m, m कितना लंबाई है लेंथ की, l है। अब देखो l लेंथ की m मास है, अगर हमसे कोई पूछे एक यूनिट का मास कितना होगा तो आप कैसे निकालोगे,
1 यूनिट के मास के लिए जो मास है उसमें लेंथ का हम डिवाइड कर देंगे m/l। अब हमसे पूछ रहा है कि dx यूनिट का कितना होगा। अगर हमसे देखो m का l था मतलब इसमें मल्टीप्लाई हुआ था। अगर हमसे dx पे पूछ रहा है कितना मास होगा तो हम क्या करेंगे, जितना इसका लेंथ है उसी का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं, m m/l इंटू डी एक्स। ये किसका मास मिला है, m/l इंटू डी एक्स। ये किसका मास मिला है, इस छोटे से एरिया का, स्ट्रिप का, जिसका मास यहाँ पे दिया हुआ था कितना। इसको अलग कलर से लिखते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो शांति से सुनिएगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। मान लेता हूं इस छोटे से एरिया का मास है dm। तो जो dm की वैल्यू निकल के आई है वो कितना निकल के आई, m/l dx। जैसे ही ये आपको मिला सारा काम आपका आसान हो जाता है। इसके बाद क्या अप्रोच लगाना है, जिस भी डायरेक्शन में पूछे, ठीक है, तो ये देखो किस डायरेक्शन में रखा हुआ है, एक्स डायरेक्शन में रखा हुआ है। तो इसका सेंटर ऑफ मास अगर हमें लिखना है एक्स सेंटर ऑफ मास, इसको हम कैसे लिखेंगे, मैं तीनों का लिख दे रहा हूं फिर इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो आप क्या करोगे, लेंथ जहां से जहां जा रही इंटीग्रेशन वो लगा देना, x जिस दूरी पे लिए हो इनटू छोटू सा वो एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास, और इसी को और आप करना चाहो x dm, किसी का मास कांस्टेंट रहता है, टोटल मास कितना हो जाएगा m। इसी तरह अगर आपको y डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास पूछे, y डायरेक्शन में कोई भी स्ट्रिप y दूरी से ले लेना, उसका सेंटर ऑफ मास dm निकाल लेना और इंटीग्रेशन कर देना, जहां से जहां आपको पूछे सेंटर ऑफ मास y डायरेक्शन में निकल के आ जाएगा। तो देखो इसमें सब कुछ आपको पता रहेगा, केवल क्या फाइंड आउट करना रहेगा, किसी तरह अगर आपको dm मिल जाए, जो छोटा सा स्ट्रिप ले रहे हो, मेन टारगेट आपका होगा उस छोटे से एलिमेंट का मास निकालना। एक बार उसका मास निकाल लिए इंटीग्रेशन करके, पूरा एलिमेंट जो भी दिया रहेगा उसका आसानी से हम सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अपने लैंग्वेज में इसको लिख लेना, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे लेके चलने वाले हैं। अगर मानो यही वेक्टर के फॉर्म में दिया रहे, यहाँ लिख देता हूँ, अगर वेक्टर के फॉर्म में दिया रहे तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में हम कैसे करते थे, डी आर वेक्टर, आपको याद होगा ना पिछले लेक्चर में, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर, कुछ ऐसे करते थे कि नहीं। अगर ये हमें एक्स वाई ये न देके वेक्टर के फॉर्म में दिया है और उसका सेंटर ऑफ मास पूछे, आर सेंटर ऑफ मास, तो उसका कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन आर, कुछ नहीं बस यहाँ आर वेक्टर दे देना इनटू वो छोटे से एलिमेंट का मास डिवाइडेड बाय डी एम। इसको ऐसे हम करेंगे सारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास निकालने के प्रोसीजर रहा, अगर कोई भी बॉडी पे कंटिन्यूअस है, जो एम मास है कंटिन्यूअस पूरा डिस्ट्रीब्यूट है एल लेंथ पर, वो अगर पूरे लेंथ का मास एम है तो एक यूनिट का मास कितना होगा, एम बाई एल होगा, क्योंकि m है जो l में डिवाइड है ना, तो एक का हिस्सा आएगा m/l। अब हमें dx का मास चाहिए, तो dx का मास चाहिए तो उसमें मैं क्या करूंगा, उसमें dx का मल्टीप्लाई कर दूंगा और वही छोटू एलिमेंट का मास हुआ। इसके बाद हमें सेंटर ऑफ मास चाहिए, जो x y z तीन कोऑर्डिनेट होते हैं, तीनों डायरेक्शन का मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्वेश्चन में जैसा भी पूछेगा हम उस अकॉर्डिंग आराम से निकाल लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला है सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, जो हमने ऊपर किया ना उसी के बारे में करना है। तो चलो निकालते हैं कि किसी भी रॉड का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब है समान, पता है ना। तो चलो एक रॉड बना देते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये जो रॉड है इसका पूरा मास कितना है, इसका पूरा मास m है, और जो इसकी लेंथ है वो कितनी है, l है। ठीक, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, सपोज है यूनिफॉर्म रॉड। देखो आराम से देखिएगा, कोई जल्दबाजी मत करिएगा। एक बार क्वेश्चन आप समझ गए कि कैसे पूछता है, फिर क्वेश्चन में कुछ भी ट्विस्ट करेगा आप उसको आसानी से सॉल्व कर दोगे। और अगर जल्दबाजी किए
तो तुरंत आपको नहीं समझ पाओगे क्वेश्चन करना कैसे है। अब आप ध्यान से देखो ये किस एक्सिस पे रखा गया है। एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है, वाई जेड में नहीं है, तो उधर तो सीधा-सीधा 0 आ जाएगा, हम केवल एक्स में कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ एक इमेजिनरी एक्सिस डाल दिए, तो यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ मैं x इक्वल टू 0 बोल सकता हूँ और इंड क्या होगा x इक्वल टू एल। यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। अब मैं क्या करता हूँ, हमारा प्रोसीजर क्या था, x दूरी पर एक छोटा सा एलिमेंट लेना। तो चलो एक हम छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक। इसका लेंथ कितना है, dx, और जहां से लिए हैं यहां से कितनी दूरी है ओरिजिन से, x दूरी पर, ठीक। x दूरी पर हमने dx का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। यहाँ पे लिख भी देता हूं, कंसीडर। देखो पहला दूसरा एक दो क्वेश्चन में मैं पूरा डिटेल में लिखूंगा, इसके बाद आप प्रोसेस समझ जाओगे, खुद से लिखने के योग्य हो जाओगे। कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ dx। अब जो आप ये छोटा सा मानते हो ना, इसी पे हमें dm चाहिए। एक बार dm निकल आया, हम फार्मूला लगा देंगे और सारा आंसर हमें निकल के चला आया। एलिमेंट ऑफ dx एंड मास dm, ठीक। अब हमारा मेन टारगेट क्या है, dm निकालना। तो dm हम कैसे निकालेंगे, पूरे रॉड का मास कितना है, m, और 21 यूनिट पे डिस्ट्रीब्यूट है l, ठीक। और हमें 1 यूनिट का चाहिए, 1 मिनट, इसको एल यूनिट पर मास है एम, पिछले में हमने वैसा लिखा था, इसमें घुमा के कंफ्यूज मत होना। एल यूनिट पे मास है एम, चाहे एम पे एल लिखो। तो अगर हमें 1 यूनिट पर चाहिए, 1 यूनिट पे क्या आ जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ। अगर ये एल भाग में डिवाइड है, हमको एक भाग का चाहिए तो एम बाई एल आएगा। अब हमको कितने का मास चाहिए, डी एक्स पार्ट का। तो डी एक्स का हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिख देता हूं, मास ऑफ एलिमेंट डी एक्स, मास ऑफ एलिमेंट ऑफ dx। तो इसका आप कैसे निकालोगे, अगर एक पे m बाई एल है तो dx पे कितना होगा, m बाई एल dx। यहां तक कुछ भी प्रॉब्लम है तो बोलो। अब देखो जैसे ही हमें छोटू सा मास का मिला, तो अगर हम इंट्री ऐसे देखो छोटा छोटा यहाँ मैं अलग अलग स्ट्रिप डाल रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। अगर मैं एक हल्का से यहाँ बनाऊं, ऐसे यहाँ करूं, ऐसे यहाँ करूं, ऐसे यहाँ, ऐसे यहाँ, तो पूरा मैं एंड तक पहुंच जाऊंगा कि नहीं। और जब बहुत सारे टर्म का एडिशन करना है तो वहां पे क्या आता था, इंटीग्रेशन। अगर आपने मैथमेटिकल टूल का मेरा लेक्चर नहीं देखा है, वहां मैंने इंटीग्रेशन का एक वीडियो बनाया है, पूरे डिटेल में जाके उसको देख लेना, क्योंकि ये पूरा चैप्टर बिना इंटीग्रेशन के आप नहीं कर पाओगे। ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन और ज्योमेट्री, उसी का पूरा ये एप्लीकेशन है। अगर वो तीनों आपका क्लियर है तो सेंटर ऑफ मास कोई भी ऑब्जेक्ट का बोलेगा आप इजीली निकाल लोगे। तो चलो हमको ये मिल गया था, अब हमारा टारगेट था सेंटर ऑफ मास निकालना। तो सेंटर ऑफ मास का क्या फार्मूला होता था, एक्स दूरी पर, जितने दूरी पर हमने लिया है छोटू से एलिमेंट का मास डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ टोटल मास। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। अब देखो हमें लिमिट कहां से कहां तक चाहिए, जो हमारा मास हो रहा है एक्स की वैल्यू 0 से लेके एल तक जा रही है ना, तो हम लिमिट लगा देते हैं 0 से लेके एल तक। और x की वैल्यू क्या है, x ही रहेगा, dm, dm की वैल्यू क्या आई है, m बाई एल dx। इसको पुट करते हैं, m बाई एल इंटू dx डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm। dm तो मास कांस्टेंट है, करेंगे तो टोटल मास आ जाएगा। तो चलो इसको और सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे 0 से l, यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, m बाई एल कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर निकाल देता हूं। अंदर क्या बचेगा, x dx, और नीचे जब हम टोटल मास का इंटीग्रेशन करेंगे निकल के आएगा m। यहाँ तक कुछ भी प्रॉब्लम है बोलिए। अगर आपको नहीं समझ में आया है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब चलो m बाई एल m, ठीक। अब हम x का जब इंटीग्रेशन आप करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और लिमिट कहां से कहां तक होगी, 0 से l तक। अब जब हम l की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे और यहाँ m से m कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 बाई एल ब्रैकेट में एल स्क्वायर माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2। जब यहाँ से सॉल्व करेंगे एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2l, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, निकल के आएगा l बाई 2। तो जो सेंटर ऑफ मास आपका आया वो किस दूरी पर जाएगा,
L/2 एग्जैक्ट इसके हाफ पर जाएगा। तो जो सेंटर ऑफ मास निकल के आया है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ x सेंटर ऑफ मास इक्वल टू L/2, जो हमसे पूछा था। अब y और z डायरेक्शन में कितना होगा, ये तो 2D हमने लिया है, जो अपना रॉड लिया था। तो अगर 2D लिया है, यहाँ देखो जब मैं इंटीग्रेशन, यहाँ कलर चेंज कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन अगर हमें y सेंटर ऑफ मास लिखना है, इंटीग्रेशन y dm डिवाइडेड बाई dm, यहाँ y क्या है, y की वैल्यू 0 है, तो y का क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। तो जो सेंटर ऑफ मास निकल के आया है x कामा y, अगर हम लिखें x कामा y, तो ये कितना निकल के आएगा, L/2 कामा 0। तो जहां से मैंने ओरिजिन माना है, यहाँ से L/2 कामा 0 पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा। ये रहा, अगर कोई सिंपल सा रॉड दिया है, उसका हम सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। देखो x की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट चेंज करेगा, बिल्कुल मत घबराना। अगर मानो x की वैल्यू यहाँ 4 मीटर देता और पूरे रॉड की 6 मीटर, आपको 4 मीटर का ही कैलकुलेट करने को बोलता। बस कुछ नहीं करने का, यहाँ लिमिट चेंज कर देने का, रट्टा मत मारिएगा, प्रोसेस समझिएगा। एक बार प्रोसेस समझ गए, क्वेश्चन में कुछ भी पूछेगा आप उसको आसानी से कर दोगे। तो चलिए अगला समझते हैं। अब चलो समझते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर एंड मास एम। इसी को कभी कभी हम वायर भी बोलते हैं। रिंग सभी ने देखा है ना, या वायर, एक तरह से वायर ही है, उसको सेमी सर्कुलर के फॉर्म में बना लो। आप लोगों ने ऐसे वायर करके नहीं पकड़ते होंगे, सेमी सर्कुलर, उसी का पूछ रहा है कि उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा। तो चलो सबसे पहले रिंग बनाते हैं, सेमी सर्कुलर रिंग। रिंग पता है ना, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये रहा रिंग, ध्यान से देखिएगा, ये रहा रिंग आपका। ठीक, इसको यहां मैं कर देता हूं, सॉलिड रहता है ना रिंग, वायर ये सब पतला सा। ठीक, यहाँ पे इसका मैं ओरिजिन मान देता हूं। देखो ध्यान से प्रोसेस समझिएगा, एक बार अगर प्रोसेस समझ गए ना, तो कैसा भी सेंटर ऑफ मास बोलेगा आप आराम से निकाल लोगे। और स्टूडेंट लोग 11 12 पास कर देते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी नहीं समझ में आता। इवन इंजीनियरिंग भी क्रॉस कर देते हैं, लेकिन उनको सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं वो तब तक नहीं क्लियर रहता। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ध्यान से इसको पूरा देखिएगा। एक बार सारी चीजें देख लेंगे, प्रोसेस समझ लेंगे, क्वेश्चन में कुछ भी बोलेगा आप आसानी से कर लोगे। नहीं तो पूरा जब तक आप फिजिक्स स्टडी करोगे तब तक प्रॉब्लम आने वाला है। तो देखिए यहाँ पे एक सेमी सर्कुलर फॉर्म में रिंग है, जो यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है m, और इसका रेडियस है r। आपसे पूछ रहा है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, उसको कैसे निकालोगे। तो यहाँ तो देखो यार, एक्स एक्सिस की सिमेट्री है, जिसके सिमेट्री होगा उस डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास 0 होगा। यहाँ पे किस डायरेक्शन में आएगा, y डायरेक्शन में। अब इस टाइप की क्वेश्चन हम कैसे हैंडल करते हैं, ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आप रिंग का समझ लोगे ना, हम सर्कुलर या स्फेरिकल वो सब निकालेंगे, इसी पे आधारित रहेगा। अभी आगे हम प्लेट का निकालने वाले हैं, जिसको डिस्क बोलते हैं। अगर आप रिंग का निकालना नहीं आता रहेगा, आप उसको नहीं कर पाओगे। इसलिए अभी से बोल रहा हूं कि इसका रिजल्ट डायरेक्ट वहां पे यूज होगा, इसलिए ध्यान से इसको देखिए। तो चलो हमारे पास एक ही स्टेप है कि किसी छोटे से पार्ट को पहले हम कंसीडर करें। तो चलो मान लेता हूं यहां से मैं थीटा एंगल पर, ठीक, एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूं। कौन सा कलर लूं, रेड, चलो रेड कलर का। यहां से ये छोटू सा एलिमेंट लिया, और यहां से एंगल, यहां से है ये थीटा, इसको जो मैंने यहां से लिया था एंगल मान लेते हैं बना रहा है थीटा। और जो इसका अगला पॉइंट है, यहां से यहां तक एंगल कितना है, डी थीटा। समझ में आया कि नहीं। और मान लेता हूं ये जो छोटा सा एरिया है, इसको क्या मान ले, इसका लेंथ जो है डी एल मान लेता हूं। ठीक, वहां पे डी एक्स मानता था, यहाँ डी एल मान ले रहा हूं। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। अब चलो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले जो जो मैंने लिखा है उसको वर्ड के फॉर्मेट में लिख देता हूं। कंसीडर कंसीडर अ डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ, ये जो छोटू सा एलिमेंट है इसी को डिफरेंशियल एलिमेंट बोलते हैं ना। कंसीडर अ डिफरेंशियल एलिमेंट एलिमेंट ऑफ लेंथ डी एल।
ऑफ लेंथ डी एल। यहाँ तक कुछ भी प्रॉब्लम है तो बोलो। अब आप बताओ, अगर इसका रेडियस आर है और एंगल थीटा है, तो यहाँ से मैं डी थीटा इक्वल टू कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, मतलब एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस ना, उसी को यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ से डी एल इक्वल टू क्या निकल के आ गया, डी एल इक्वल टू निकल के आ गया आर डी थीटा। ये जो छोटू सा लेंथ था, ये रेडियस और थीटा के टर्म में आ गया कि नहीं। हमारा टारगेट है सारे वेरिएबल को एक फॉर्म में कन्वर्ट करना, ताकि एक ही वेरिएबल है और हम आसानी से इंटीग्रेशन कर सकें। अब चलो आगे मानते हैं जो छोटू सा एलिमेंट लिया है, ये छोटू सा एलिमेंट का, इसका मास ऑफ एलिमेंट इज डीएम। पहले मान लेते हैं इस एलिमेंट का डेंसिटी कितना है, लेट, और ऊपर तो सब लिखा ही है, मास एम है, रेडियस आर है, लेट डेंसिटी ए, लेट डेंसिटी रो। इस पूरे एलिमेंट का जो डेंसिटी है वो रो है। इसके बाद क्या मानते हैं, मास ऑफ एलिमेंट डी एम। हमारा मेन टारगेट है, किसी तरह एक बार अगर हम डी एम निकाल दें तो सारा काम हम आसानी से कर देंगे। अब मास इक्वल टू क्या होता है, मास इक्वल टू आपको पता होगा ना, रो इक्वल टू एम बाई भी। एम इक्वल टू रो इंटू भी होता है कि नहीं, जहां पे भी आपका वॉल्यूम है और रो क्या है आपका डेंसिटी है, रो है डेंसिटी और भी है आपका वॉल्यूम। इसको नोट कर देना, ठीक। अब हमसे पूछ रहा है कि किसी तरह छोटे से एलिमेंट, तो छोटा एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, यहाँ डी एम, यहां पे लिख देता हूं, ठीक। डीएम हमारा मेन टारगेट है, किसी तरह डीएम की वैल्यू पता करना। अब डीएम हम निकालेंगे कैसे, यहाँ पे वैल्यू रखो डीएम इक्वल टू, और इसका ब्रेथ देखो, पिछले में हमने माना था स्टार्टिंग में ही कि जो भी 2D है उनका ब्रेथ एकदम नेग्लिजिबल मान देते हैं। तो यहाँ पे जो इसका ब्रेथ है वो ब्रेथ नेग्लिजिबल मान देते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रेथ नेग्लिजिबल, मतलब 1 मान देते हैं, या यूनिट ब्रेथ मान देता हूँ सबसे बेटर, ठीक है। यूनिट ब्रेथ, यूनिट ब्रेथ को हम 1 से लिखते हैं, जो ये सर्कुलर है वो यूनिट ब्रेथ का है। तो डीएम इक्वल टू घनत्व, घनत्व बराबर क्या होगा रो, और ओलुम, ओलुम इक्वल टू क्या होगा आपका, जो इसका ओलुम आएगा इस लेंथ का, चाहे आप वैसे जाओ चाहे ऐसे, तो जो इसका लेंथ आएगा वो निकल के आएगा आर डी थीटा। समझ में आया कि नहीं, डीएम हमने निकाला कैसे। एक बार जैसे ही डीएम निकल के आया, तुरंत हम फार्मूला लगाएंगे और आंसर निकालेंगे। एक बार एक्स में देखेंगे और एक बार वाई में, जो मैंने आपको बताया ना शुरू में कि सिमेट्री से जीरो आता है, यहाँ प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा। इसके बाद आप जिस भी एक्सिस के सिमेट्री दिखे, बिना कैलकुलेशन के उस डायरेक्शन में जीरो कर देना। तो चलो यहाँ पे रखते हैं। अब हमें क्या करना है, पहले मैं एक्स डायरेक्शन में निकालता हूं। एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू एक्स डीएम डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। तो चलो इसकी वैल्यू पुट करते हैं, एक्स डीएम, एक्स कितने दूरी पर है, एक्स की वैल्यू जब हम एक्स डायरेक्शन में इसको रिजॉल्व करेंगे, ये है आर रेडियस। जब इसको यहाँ पे मैं लेके आऊंगा, ये क्या बनेगा आर कॉस थीटा ना, यहाँ से ये बनेगा, यहाँ लिख देता हूं आर कॉस थीटा, एक्स की दूरी यही आएगी आर कॉस थीटा। तो यहाँ वैल्यू पुट करो आर कॉस थीटा, और छोटू से एलिमेंट का क्या मास आया है, रो आर डी थीटा, यूनिट विड्थ 1 हो जाएगा, इसलिए हमने ऐसा उसको लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो ये m हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। और रेडियस देखो, जो लिमिट है कहां से कहां तक वेरी कर रही है, थीटा की वैल्यू 0 से शुरू होके कहां तक आ रही है 180 डिग्री, और 180 डिग्री को क्या बोलते हैं पाई, 0 से लेके पाई। यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बोलो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को एक बार पॉज करिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलो अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देते हैं। रो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, और क्या है नीचे एम, अंदर क्या बचेगा 0 से पाई, और क्या बचेगा कॉस थीटा डी थीटा। यहां तक कुछ भी प्रॉब्लम है तो बोलो, कॉस थीटा डी थीटा। अब चलो कॉस थीटा का हम इंटीग्रेशन करते हैं, एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू रो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम। कॉस थीटा का क्या होगा इंटीग्रेशन साइन थीटा,
लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से लेके पाई तक। जब इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे रो आर स्क्वायर बाई एम साइन पाई माइनस साइन 0, तो साइन पाई की भी वैल्यू 0 होती है और साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आ जाएगा, एक्स सेंटर ऑफ मास जो निकल के आएगा वो निकल के आ जाएगा 0। देखो कोई भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट जो भी आपका दिया रहे, अगर वो किसी एक्सिस के सिमेट्री रहे तो उसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्ट उसके मिडल में आएगा। जहां पे हमने ओरिजिन माना है, देखो एग्जैक्ट मिडल पे माना था, वहां पे 0 आ गया। अब इसका हमें वाई डायरेक्शन में निकालना है, तो चलो वाई डायरेक्शन में लिखते हैं। वाई डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सेम कॉन्सेप्ट, वाई डी एम डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। अब वाई डायरेक्शन में इसको रिजॉल्व करो, कंपोनेंट कितना आएगा वाई डायरेक्शन में जब करेंगे, कौन सा कलर दे दें, चलो ये दे देता हूं। वाई डायरेक्शन में जब इसका रिजॉल्व करेंगे कितना निकल के आएगा इसके परपेंडिकुलर, आर साइन थीटा। ठीक है, ये डिस्टेंस निकल के आई आर साइन थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, वाई की वैल्यू निकल के आई है आर साइन थीटा इंटू डीएम। डीएम की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, रो आर डी थीटा डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना निकल के आ जाएगा एम। और इसकी भी वाई डायरेक्शन में लिमिट कहां से कहां तक घूम रही है, 0 से लेके पाई तक इस डायरेक्शन में भी लिमिट घूम रही है, 0 से लेके पाई। चलो जो जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लाते हैं। सेंटर वाई डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास रो, और क्या है आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम। इंटीग्रेशन होगा 0 से पाई, किसका होगा, साइन थीटा का। देखो आराम से साइन थीटा का क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो लिख देते हैं रो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम। माइनस आया है तो माइनस को बाहर दे देते हैं, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा होता है तो उसको बाहर निकाल दिए। कॉस थीटा लिमिट कहां से जाएगी, 0 से लेके पाई तक। तो चलो इसकी वैल्यू पुट करते हैं, माइनस रो आर स्क्वायर। अब एम की वैल्यू पुट करता हूं, एम इक्वल टू क्या होगा, घनत्व मास इक्वल टू रो पाई आर पूरे एरिया। इसका एरिया क्या होगा, ओलुम क्या होता है यहाँ पे, ओलुम इक्वल टू एरिया इंटू ब्रेथ। यहाँ पे लिख देता हूं, और हमने ब्रेथ क्या मानी है, यूनिट है, तो इसका एरिया क्या होगा पाई आर। तो यहाँ पे रो इंटू पाई आर। ठीक, लिमिट आई है कॉस पाई माइनस कॉस 0। कास पाई की वैल्यू कितनी होती है, कास 180 माइनस 1 होता है, तो माइनस रो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई रो पाई आर। ये माइनस वन हो जाएगा -2, और जब इसको सॉल्व करेंगे ये कितना निकल के आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहां से देखो रो से रो कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो क्या निकल के आएगा, ध्यान से देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक आर से एक आर जाएगा, तो वाई डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास निकल के आएगा 2r बाई पाई। तो वाई डायरेक्शन में जो सेंटर ऑफ मास निकल के आया है, यहां से कितने दूरी पर आएगा, 2r बाई पाई दूरी पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको x कामा वाई के फॉर्मेट में पूछे तो x पे क्या थी वैल्यू 0, और y डायरेक्शन में आई है 2r बाई पाई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को एक बार पॉज करिए, फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो एकदम बेसिक है यार, कुछ नहीं है, डीएम निकालना है, इंटीग्रेशन करना है। अगर आपको टफ लग रहा है, इसका मतलब आपका बेसिक मैथमेटिक्स वीक है। और मैंने मैथमेटिकल टूल का एक अलग से प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है, वहां पे आप जाइए, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, जो चाहिए सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया है। एक बार आप उतना देख लोगे ना, फिजिक्स में उसके अलावा कुछ भी नहीं यूज होगा। चलिए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर हम उस पे चलेंगे, प्लेट वाले पे। आई होप अभी तक हमने जितना डिस्कस किया आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस और अच्छे से बूस्ट हो कि एग्जाम में क्वेश्चन आते कैसे हैं। तो देखो एक क्वेश्चन है, इसमें कह क्या रहा है, इफ द लीनियर मास डेंसिटी ऑफ अ रॉड ऑफ लेंथ एल lying along the x axis and origin at one end varies as, जो इसकी डेंसिटी है रो इक्वल टू a प्लस बी एक्स, वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स,
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास। देखो जो हमने रॉड वाला सीखा था उसी पे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलो जैसे जैसे कह रहा है उसको हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो देखो कह क्या रहा है, एक रॉड है, ठीक, कोई नहीं, एक रॉड दे देते हैं। यहाँ पे डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, इस चीज को याद रखना। ये रॉड का एल के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे चलो सेंटर ऑफ मास ले लेते हैं, x इक्वल टू 0। इसकी पूरी लेंथ मान लेता हूँ कितना है, l। जो हमने डेरिवेशन अभी नहीं किया उसी का ये जस्ट एप्लीकेशन है। ध्यान से देखिए, अगर वहां नहीं समझ में आया है फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। अब कोई भी था हम उसको कैसे करते थे सॉल्व, सबसे पहले एक छोटा सा एलिमेंट लेते थे, कितना लेंथ का, dx लेंथ का, और ओरिजिन से कितने दूरी पर लेते थे, x दूरी पर। जो भी आपको वेरिएबल लेना आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक। तो चलो यहां लिख देता हूं, लेट मास इक्वल टू कितना है, लेट मास, ये जो पूरा रॉड है इसका मान लेते हैं m है, और लेंथ तो दिया है, पूरा लेंथ कितना है, l है, ठीक। अब मान लेता हूं मैंने एक स्मॉल एलिमेंट दिया, लेट स्मॉल एलिमेंट dx, लेट स्मॉल एलिमेंट dx फ्रॉम, कहां से हमने लिया है, फ्रॉम द डिस्टेंस x, x दूरी पर हमने एक एलिमेंट dx लिया। अब अगर किसी तरह हम dx पे निकाल लें कि कितना मास अवेलेबल है, तो हम यहां से यहां इंटीग्रेशन करके निकाल लेंगे कि नहीं। तो हमारा मेन टारगेट क्या है, ये जो छोटू सा एलिमेंट है इसका मास निकालना, और वो हम निकालेंगे कैसे। अभी मैं देखो पिछला पूरा, चलो एक बार फिर से लिख देता हूं, एल लेंथ पे कितना मास है, m, तो एक यूनिट का मास कितना आएगा, m बाई एल, जो अभी तक हम करते आए थे। लेकिन और क्या होता था, यहाँ पर जो आपका मास होता था वो क्या होता था, रो इंटू भी, ओलुम होता था कि नहीं, रो इंटू भी। अब अगर इसका विड्थ 1 हम ले लें, विड्थ निग्लिजिबल लेते थे वहां, तो एरिया कितना आ जाएगा, dx इंटू 1, और वही आएगा ना यार, एरिया dx इंटू 1, और डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। और डेंसिटी यहाँ देखो कैसे वेरी कर रही है, क्वेश्चन में दिया हुआ है रो इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे हम एल को डायरेक्ट नहीं रखेंगे, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलो मैं यहाँ पे रो की डायरेक्ट वैल्यू रखता हूँ। रो की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी एक्स, और ओलुम कितना होगा, डी एक्स इंटू 1, 1 की वैल्यू मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक। चलो लिख ही दिया, डी एम इक्वल टू ए प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स। अब जैसे ही हमको मिला, कुछ नहीं करना है यार, सीधा इंटीग्रेशन कर देना है। वाई डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस नहीं है, उधर 0 आएगा, केवल एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास आएगा। आगे पूरा कैलकुलेशन का खेल है, चलो मैं कर ही देता हूं। एक्स सेंटर ऑफ मास क्या होगा, 0 से लेंथ कहां तक जा रही है, एल तक, एक्स डी एम डिवाइडेड बाई डी एम, ठीक। अब चलो वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू कितनी है, x ही रहेगी, और dm की वैल्यू कितनी निकल के आई है, a प्लस बी एक्स इंटू कितना निकल के आया है, x इक्वल टू a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स। लिमिट है 0 से l, और टोटल मास कितना हो जाएगा, टोटल मास m ही रहेगा। नहीं नहीं, नीचे भी तो, यहाँ देखो यही गलती होगी, डायरेक्ट वो मास मत रख देना, यहाँ जो आपकी डेंसिटी है वो बदल रही है, इसका मतलब हर पॉइंट पर मास भी बदलेगा। तो लिमिट 0 से l, a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो यहाँ इंटीग्रेशन का मैं प्रॉपर्टीज लगाता हूँ, पहले x का अंडर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक, ध्यान से देखिएगा, 0 से l, a x प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स, और इसका है क्या है, इंटीग्रेशन, लिमिट है 0 से l। अब जब इसको हम पुट करेंगे तो देखो ए एक्स का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या निकल के आएगा, प्लस है तो अलग अलग हम कर सकते हैं कि नहीं, प्लस या माइनस है तो अलग अलग कर सकते हैं। इंटीग्रेशन करूंगा निकल के आएगा ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, एक्स का यही होगा ना, ये कांस्टेंट है प्लस बी कांस्टेंट है,
एक्स स्क्वायर का पावर 1 इंक्रीज हो जाएगा डिवाइडेड बाई पावर। लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, 0 से लेके एल तक, डिवाइडेड बाई नीचे वही सेम ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। लिमिट जा रही है 0 से एल तक। कुछ भी डाउट हो, कुछ नहीं है, केवल कैलकुलेशन है, इंटीग्रेशन नहीं समझ में आ रहा है, मैंने मैथमेटिकल टूल में एक लेक्चर बनाया हुआ है इंटीग्रेशन का, वहां पे जाके देख लीजिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। अब चलो लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालते हैं। जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में यहाँ पे डालूंगा तो क्या निकल के आएगा, ए एल स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एल क्यूब बाई 3 माइनस क्या हो जाएगा 0, क्योंकि लोअर लिमिट की वैल्यू 0 है तो ये 0 आ जाएगा। नीचे जब डालेंगे तो क्या निकल के आएगा, ए एल प्लस बी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0। ठीक, अब क्या करता हूं, ऊपर नीचे से एल कॉमन ले लेता हूं और एलसीएम लेता हूं। तो जब ऊपर एल कॉमन ले लूंगा और एलसीएम कितना होगा, 3 और 2 का 6, इधर आ जाएगा 3al और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 2bl स्क्वायर। देखो एलसीएम लिया हूँ, इतना तो बेसिक कैलकुलेशन आपको आता ही होगा यार। सेंटर ऑफ मास में अगर कैलकुलेशन फास्ट नहीं रखोगे तो एग्जाम में आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इस बात को अभी से ध्यान में रख लो। अगर आपको चाहिए कैलकुलेशन फास्ट हो, अभी से इतना ज्यादा कैलकुलेशन करिए, प्रैक्टिस से ही सारी चीजें इंप्रूव होगी। तो एल से एल कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल करेंगे क्या होगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। तो इसको जब करेंगे 3al प्लस 2bl स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 3 हो जाएगा, 3 इंटू 2a प्लस bl। ठीक, चलो 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो x सेंटर ऑफ मास कितना निकल के आएगा, x सेंटर ऑफ मास निकल के आएगा 3al प्लस 2bl स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं 6 से प्लस 3bl, ये निकल के आया x डायरेक्शन में। अगर हमसे y और z डायरेक्शन में पूछता तो क्या हो जाएगा, y सेंटर ऑफ मास 0 और z सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, z सेंटर ऑफ मास भी 0 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को एक बार पॉज करिए, फिर से देखिए, सारा डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। बस सारा खेला मास निकालने का है। एक बार वो छोटे एलिमेंट पे आप मास निकाल दिए, फार्मूले में पुट करिए, सारा आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा आपको समझ में आ जाएगा। चलो अभी हमने क्या क्या कर दिया, रॉड का कर दिया, रिंग का कर दिया। अब अगर कोई प्लेट रहे या डिस्क रहे, उसका कैसे करते हैं उसको देखते हैं। एक बार डिस्क का समझ लीजिए, सेम कॉन्सेप्ट आपका स्फीयर में भी लगेगा। तो चलो समझते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ है थीन यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर। डिस्क देखो ना हो ना यार, जो डिस्क होती है उसका हम सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। तो चलो पहले उसको हम डिस्क यहाँ पे बनाते हैं। ध्यान से देखिए, ये रहा आपका डिस्क, ठीक, जिसका रेडियस आर है, ये पूरा सॉलिड है। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, आप वीडियो को उसी समय पॉज करके और फिर से देख लेना। ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन अच्छे से इसको समझ लेना, क्योंकि अगर अब भी नहीं समझे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वहां भी आप नहीं कर पाओगे। इसलिए अभी से ध्यान से इसको समझिए। देखो ये कि डिस्क है, डिस्क पता है ना क्या होता है, जैसे वहां रिंग था वो बेथ निग्लिजिबल था, लेकिन यहाँ पे बेथ निग्लिजिबल इसका नहीं होगा, कुछ ना कुछ इसमें थिकनेस रहेगा। चलिए इसको समझते हैं है क्या। जो डिस्क है यहाँ पे मैं लिख देता हूं पहले ही, डिस्क इज एन एनालॉजी ऑफ, डिस्क इज एन एनालॉजी ऑफ, किसका एनालॉजी है, रिंग का। देखो जो वहां रिंग होती थी, उसी रिंग को मैं पहले एक छोटू सा डाला, एक उसके ऊपर, एक उसके ऊपर, एक उसके ऊपर, ऐसे बहुत सारे रिंग को मैंने जोड़ दिया, वो मिल के क्या बना दिए हैं, एक डिस्क बना दिए हैं। तो जो रिंग में मैंने अभी अप्रोच लगाया था, देखो रिंग यहाँ दिखा दे रहा हूं, अगर इसी को मैं इसके ऊपर बहुत सारा ऐड करता चला जाऊं तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा एक डिस्क। तो इसी का कॉन्सेप्ट
हम इसमें लगाएंगे। इसलिए मैंने वहां पे बोला था कि अच्छे से इसको समझ लीजिए। तो चलो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसका मान लेते हैं मास क्या है, कंसीडर कंसीडर मास ऑफ डिस्क यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास ऑफ डिस्क कितना है, m। देखो एक चैप्टर यार लोगों को बहुत हार्ड लगता है, नहीं समझ में आता। अगर आपको पहली बार में नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार आप फिर से देखिएगा, ताकि आपको कहीं भी कुछ भी डाउट ना रह जाए। एक बार सारा डाउट क्लियर हो गया ना, आप आराम से क्वेश्चन कर दोगे। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसको कहीं छोटे से एलिमेंट पे एक रिंग लेंगे, याद रखना। अगर डिस्क रहेगा तो हम एक रिंग लेके, क्योंकि बहुत सारे रिंग मिला के ही तो हमारे डिस्क बना हुआ है। तो अगर हम एक रिंग का निकाल दूं और जीरो से लेके इसका रेडियस आर है, यहां से यहां इसका रेडियस कितना है, आर है, वहां तक इंटीग्रेशन कर दूं तो पूरे डिस्क का हमें सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा कि नहीं? तो चलो मैं वही करता हूं। क्या करता हूं, एक यहां से मैं ले लेता हूं रिंग। ध्यान से देखिए जो ये कलर कर रहा हूं, इसको कर देता हूं सॉलिड। ठीक, जो ये रेड कलर दे रहा हूं, ये अभी क्या हो गया है, ये हमारा हो गया एक रिंग। और ये सेंटर से मैंने कितने दूरी पर माना है, इसको ब्लैक कलर देता हूं, यहां से आर दूरी पर। और इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी इसकी जो थिकनेस है ये है डी आर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टेंशन मत लीजिए, जो जो यहाँ करते जा रहा हूँ यहाँ बगल में मैं लिख दे रहा हूँ। कंसीडर एन एलिमेंट, इसका ही मास हमें निकालना है। एक बार ये मास निकल गया ना, सारा काम अपना आसान हो जाएगा। उसी को निकालने के लिए ये सब कर रहे हैं। एलिमेंट रिंग, हमने क्यों रिंग लिया, क्योंकि बहुत सारे रिंग को ऐड करके ही डिस्क बना है। इसके ऊपर देखो एक रिंग और लगाएं, एक और लगाएं, तो यही से बन जाएगा कि नहीं? तो कंसीडर एन एलिमेंट रिंग एट, कितने दूरी पर लिया हूं, एट आर रेडियस। और इसका थिकनेस कितना है, एट, एक मिनट, एट आर रेडियस, आर पे लिया हूं ना, एट क्या है, कंसीडर डिस्टेंस रिंग एट आर डिस्टेंस पे एक रिंग लिया फ्रॉम ओरिजिन। और इसका थिकनेस कितना है, फ्रॉम ओरिजिन एंड थिकनेस, थिकनेस कितना माने हैं इसका, एंड थिकनेस डी आर। ठीक, यहां तक कुछ भी डाउट है तो बोलिए। हमने एक रिंग था, सॉरी एक डिस्क था, उसको एक छोटा सा रिंग में डिवाइड कर दिया। क्यों रिंग में किया, क्योंकि बहुत सारे रिंग को मिला के ही ये डिस्क बना हुआ है। अब देखो अगर ये रिंग होता तो रिंग का हमने अभी निकाला था, एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास क्या आया था, जब हमारा रिंग था एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास 0 आया था। और वाई डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास कितना आया था, अगर आपको याद होगा तो कितना आया था, 2r/पाई। ये सब सारा डेरिवेशन आप खुद से करिएगा, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं सब के बेसिस पे पूछेगा। नहीं तो अभी आगे रोटेशनल मोशन आएगा ना, जब मैकेनिक्स में आप वो स्टडी करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वहां इसका कॉन्सेप्ट फिर से यूज होगा। इसलिए अभी से ध्यान से इसको समझ लीजिए। ये किस केस में आता था, जब हम इसको रिंग माने थे। इसका ऑलरेडी मैं अभी पहला क्वेश्चन जो कराया था पहले रॉड के बाद जो रिंग का, वहां पे डिस्कस किया हूं। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप वहां पे जाइए, देखिए इसको मैंने कैसे निकाला था। तो चलो अब आगे मैं लिख देता हूं यहाँ, जो हमारा रिंग है, मैंने रिंग माना क्यों है, डिस्क इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, डिस्क इज ए, देखो ये सब मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। एक बार आपको समझ में आ गया ना, कैलकुलेशन तो यार एक लाइन में हो जाएगी। मेन है आपको फील लेना, समझ में आना कि हो कैसे रहा है। डिस्क इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, किसका कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ ए नंबर ऑफ रिंग्स। बहुत सारे रिंग को हम एक साथ मिला दिए हैं। वो किसको बना रहा है, ए नंबर ऑफ एलिमेंटल रिंग, जो हमने ऊपर एलिमेंट नहीं माना है ए, उसी को एन नंबर को एक साथ मिला दिया है। तो वो सब मिलके क्या बना रहा है, एक डिस्क बना रहा है। यहां तक कुछ भी प्रॉब्लम है तो बोलो। अब हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। तो हम मान लेते हैं क्या, इसका एरिया, मान लेता हूं इसका एरिया हमको दिया है ए, क्योंकि एरिया इंटू विड्थ करेंगे तो हमें क्या निकल के आएगा, अगर एरिया इंटू विड्थ करेंगे तो हमको निकल के आएगा उसका वॉल्यूम। और डेंसिटी लेके हम क्या निकालेंगे, मास।
तो चलो कलर वही रखता हूँ, इसका एरिया मान देता हूँ ए, और जो छोटू सा एलिमेंट है इसका एरिया कितना है मान देते हैं डी ए। लिख दूं किसको, आप लोग लिख दोगे? चलो मैं लिख ही दूंगा आगे। क्या है ए। अब आगे हम निकालते हैं शेडेड पार्ट का एरिया। ये जो मैंने यहाँ शेडेड किया है रेड कलर से, इसका कितना एरिया है? रिंग का एरिया क्या होता है पूरा? 2 पाई आर डी आर, जो इसका थिकनेस है 2 पाई आर पूरा लेंथ हो जाएगा ये इसका। और कितना थिकनेस है? डी आर, वही होगा ना 2 पाई आर डी आर। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं, आधा है तो कितना हो जाएगा? उसका आधा, क्योंकि हाफ लिया हूं ना। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट का एरिया कितना है? एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इक्वल टू पाई आर डी आर। इसके बाद टोटल एरिया कितना है? टोटल एरिया जो डिस्क की है, एरिया ऑफ डिस्क, हाफ है ना, पूरे का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अगर आधा है तो कितना होगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2। यही होगा ना डिस्क का एरिया, पाई आर स्क्वायर बाई 2। क्यों? क्योंकि ये आधा है, पूरा होता तो पाई आर स्क्वायर होता। अब डिस्क हमारा क्या है जो हमने माना है? डिस्क इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब मास एक समान चारों तरफ बांटे गए हैं। डिस्क इज यूनिफॉर्म। अब हमें क्या चाहिए? मास पर यूनिट एरिया किसी तरह मिल जाए, मास पर यूनिट एरिया। अगर हमें मास पर यूनिट एरिया निकालना है तो मैं क्या करूंगा? जो इसका टोटल मास है वो कितना है? जो इसका टोटल मास है वो है m, और ये पूरा एरिया कितना है? चलो यहाँ पे लिख देता हूं यार, नहीं तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। जो m मास का है, सॉरी, जो एरिया है, टोटल एरिया कितनी है? पाई आर स्क्वायर बाई 2। पाई आर स्क्वायर बाई 2 पे मास कितना है? m। हमें एक यूनिट का चाहिए, एक यूनिट का क्या हो जाएगा? m बाई पाई आर स्क्वायर बाई 2। यहां तक समझ में आया कि नहीं? अब हमें क्या चाहिए? मास ऑफ सेमी सर्कुलर एलिमेंट। ये जो एलिमेंट आया है इसका हमें मास चाहिए, मास ऑफ सेमी सर्कुलर एलिमेंट। जब इसका हमें मास चाहिए तो हम क्या करेंगे? अगर इसके एरिया में मल्टीप्लाई करा देंगे वो छोटू सा एरिया, तो हमें टोटल मास dm मिल जाएगा कि नहीं? आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? dm। dm इक्वल टू क्या होगा? dm इक्वल टू होगा 2, ऊपर चला जाएगा, 2m डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर इंटू छोटू सा एरिया, क्योंकि स्मॉल पूरे एरिया का मास m था, एक यूनिट एरिया का मास हुआ m बाई पाई आर स्क्वायर। हमको dA यूनिट का चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा? dA। अब dA की वैल्यू क्या आएगी? ये छोटू सा, इसका रेडियस है स्मॉल r, और विड्थ कितनी है? dr। तो चलिए इसकी वैल्यू पुट करता हूँ, क्या निकल के आएगा? एक बार dm आ गया ना तो सारा खेल अपना हो जाएगा। 2m बाई पाई आर स्क्वायर, वो छोटू सा एलिमेंट, छोटू से एलिमेंट का क्या होगा? पाई आर डी आर। समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं किया है, बस हमें छोटा सा मास निकालना था। उसके लिए हमने पूरे मास का जो एरिया दिया हुआ था टोटल मास में डिवाइड कर दिया, यूनिट एरिया मिल गया। अब ये एरिया कितना मास कवर कर रहा है उसको हमने dm से दिखाया, तो dm इक्वल टू 2m बाई पाई आर स्क्वायर, पाई आर इंटू डी आर आ गया। और देखो जब हम इस डिस्क को यहां से मान रहे हैं, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ, तो यहां से y की दूरी कितनी है? अभी आपको जो पिछला हमने डिराइव किया था, y डिस्टेंस की दूरी कितनी आ रही थी? 2r बाई पाई। तो चलिए अब सेंटर ऑफ मास रखते हैं y डायरेक्शन में। y डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास क्या होगा? y dm डिवाइडेड बाई dm। लिमिट कहां से कहां तक जा रही है? 0 से लेके पूरा रेडियस कितना है? r तक, यही है ना? अब चलो इनकी वैल्यू पुट करते हैं। जब इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे, देखो पूरे रिंग का मास m है, लेकिन अगर क्वेश्चन में जैसे हमने पिछला किया, कभी डेंसिटी वेरी करा दे, कभी एरिया वेरी करा दे, तो ये नीचे को डायरेक्ट m मत लिखना, उसका भी इंटीग्रेशन होगा, उस बात को आप ध्यान में रखना। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। 0 से r, y की वैल्यू कितनी आई है? 2r बाई पाई, और dm की वैल्यू कितनी आई है? 2m
बाई पाई आर स्क्वायर, ब्रैकेट में कितना है पाई आर डी आर। ठीक, नीचे कितना आ गया है, टोटल मास है m। अब चलो कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालते हैं। देखो आराम से कैलकुलेशन करिएगा, जरा सा भी जल्दबाजी करोगे ना क्वेश्चन तुरंत गलत हो जाएगा। तो देखो ऊपर 2 इंटू टू ए हो जाएगा 4m, और क्या कांस्टेंट है r का, तो इंटीग्रेशन होगा और कुछ नहीं है। नीचे पाई, यही है ना, एक मिनट, यहां से 2 पाई कहां से आ गया, 2 पाई बाई आर, हाँ यही है ना, पाई आर स्क्वायर। एक ही यहाँ यार पाई नहीं था ना, यहाँ पे मैंने कहाँ से पाई डाल दिया है। यहाँ पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं, पाई से पाई कैंसिल कर देता हूँ, तो एक पाई ये कैंसिल हो गया। क्या निकल के आएगा, 4m बाई पाई, यही आएगा ना, 4m बाई पाई आर स्क्वायर और m, इंटीग्रेशन 0 से r, r की पावर कितना होगा, r स्क्वायर, यही होगा ना, r स्क्वायर डी आर। चलो अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, m से m कैंसिल हो गया, निकल के आया 4 बाई पाई आर स्क्वायर। जब आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3, लिमिट होगी 0 से r। चलिए लिमिट पुट करते हैं, जब लिमिट पुट करेंगे 4 क्या था, 4 बाई पाई आर स्क्वायर, 4 बाई पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर क्यूब, आर क्यूब माइनस 0 डिवाइडेड बाई 3। अब जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे 4 बाई 3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब, ऊपर आर क्यूब है नीचे आर स्क्वायर है, तो वाई डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा, आर एक कट जाएगा, 4 आर बाई 3 पाई। तो जो हमारा डिस्क था इसका सेंटर ऑफ मास किस पॉइंट पे आएगा, अगर कभी हमसे कोऑर्डिनेट के फॉर्म में पूछे x कामा वाई के फॉर्म में, तो ये निकल के आएगा 0 कामा 4 आर बाई 3 पाई। तो यहां से कितनी दूरी पर आएगी इस एक्सिस पे, 4 आर बाई 3 पाई पे। आर की वैल्यू कुछ भी क्वेश्चन में आपको दे सकता है, ये रिजल्ट को याद रखना, आप आसानी से 1 मिनट के अंदर उस क्वेश्चन को कर दोगे। और अगर मानो आप भूल भी जाते हो तो 1 से 1.5 मिनट में आप आराम से डेरिवेशन भी कर सकते हो। ये तो मैं आपको सिखा रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था एक एक चीजें, इसलिए इतना टाइम लगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल मास का हम सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। अगले लेक्चर में इस पे कुछ और क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद जो कैविटी होती है, मानो कुछ बड़ा सा गोला है उसमें एक छोटा सा पार्ट निकाल लिए, तो अगर मास चेंज हुआ तो सेंटर ऑफ मास भी चेंज होगा ना, उसी के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जो पहला था, दूसरा और आने वाला तीसरा लेक्चर, ये एकदम बेसिक्स हैं, ये तीनों क्लियर रहेंगे। आगे आप मोशन, एक्सेलरेशन, कुछ भी पूछेगा यार क्वेश्चन में, आप आराम से उसको सॉल्व कर दोगे। बस कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर कभी भी कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिया रहे, जो हमने पहला किया था, दो पार्टिकल का m1 x1 प्लस m2 x2, कितने भी पार्टिकल दिए हों अगर सिंगल सिंगल कुछ डिस्टेंस पे, तो फर्स्ट मास मोमेंट निकाल के उनके टोटल जो आपका मास था डिवाइड कर देते थे, वही करते थे ना। इसके बाद अगर वेरिएबल है तो वहां सीधा सा इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन का रूल्स है, एक छोटा सा पार्ट दो, उसका छोटा सा डीएम निकालो, जिस डिस्टेंस पे दिए हो फार्मूले में वैल्यू रख के इंटीग्रेशन करो, आपको आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि जब तक आप लोग फीडबैक नहीं दोगे हमको नहीं पता चलता कि जो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर ऑफलाइन क्लास होती है वहां तो बच्चे तुरंत बता देते हैं कि आ रहा है, बट ऑनलाइन में केवल एक कमेंट ही ऐसा जरिया है जिससे मैं आपको समझ सकता हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है, आप कमेंट बॉक्स में डालिए, या दूसरा प्लेटफॉर्म टेलीग्राम है जिसका लिंक मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, वहां पे आप पोस्ट कीजिए, आपको उसका सॉल्यूशंस मिलेगा। अगर आप जो ये पीपीटी मैं यहाँ डिस्कस किया हूँ इसका पीडीएफ चाहते हो, तो हर लेक्चर के बाद मैं टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करता हूँ, वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही लेक्चर खत्म होता है वहां पे मैं पोस्ट कर देता हूँ, और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही मैं कोई नोट डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और यार अगर मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ, इतना यूजफुल इंफॉर्मेशन ला रहा हूँ, बस आपसे एक ही एक्सपेक्टेशन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए,
ताकि जो ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बना रहा हूँ, ऐसा कोई स्टूडेंट ना हो जो पैसों की अभाव में महँगी कोचिंग नहीं अफ़ोर्ड कर सकता। ये चैनल चालू करने का मेरा मोटो ही है कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो कि जो अच्छी एजुकेशन नहीं अफ़ोर्ड कर सकता है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत से बच्चे बहुत प्रतिभावान होते हैं, बट पैसों के अभाव में वो बाहर शहर में जहाँ अच्छे-अच्छे कोचिंग हैं नहीं जा पाते। बट उन्हीं के लिए मैं यूट्यूब पे चैनल चालू किया हूँ और आप देखा होगा कि जो अभी जेईई का पेपर हुआ है, उसमें सारे क्वेश्चन मेरे नोट से ही आए थे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है, वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और मैं अभी से बोल रहा हूँ, जो आपका जेईई और नीट आने वाले समय में होगा, वो सारे क्वेश्चन हमारे नोट से ही आएँगे। उसके लिए एक लेक्चर मैं यहाँ दे रहा हूँ, जो पूरा थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल है, उसको देखिए। एक अलग से सीरीज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चलती है, जो चैप्टर चलता है, उसी के नाम के आगे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस लगा देता हूँ और उसका प्लेलिस्ट भी बनाया हूँ। आप जाके वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपका उतना स्ट्रॉन्ग होगा और आपकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी होगी। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं, पूरा लेक्चर अटेंड कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ फिज़िक्स में आपके पूरे में से पूरे नंबर आएँगे। इसकी गारंटी हमारी है। बस जितना मैं सिखा रहा हूँ उसको अच्छे से सीखते जाइए। तो चलिए इसी के साथ सेशन समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।